वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे श्वास नलिका के बारे में, यानी ट्रेकिया के बारे में, अर्थात जिससे हम श्वास लेते हैं, अर्थात हमारे फुफ्फुसों तक श्वास पहुंचती है और वापस उससे CO2 निकलती है। तो वो जो उसका जो मार्ग है उसके बारे में, यानी श्वास नलिका के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास श्वास नलिका या ट्रेकिया। सबसे पहले अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, इसके स्थान की बात करें, तो श्वास नलिका जो होती है वो ग्रीवा के मध्य भाग के अग्र में स्थित होती है। यानी ग्रीवा का जो मध्य भाग होता है उसके अग्र में श्वास नलिका उपस्थित होती है या स्थित होती है, और उसके जस्ट पीछे आपकी ग्रास नलिका होती है जिसमें भोजन आमाशय तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो श्वास नलिका की जो लंबाई होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, और इसकी चौड़ाई जो होती है वो स्त्री और पुरुष में अलग अलग होती है। अगर हम पुरुष की बात करें तो श्वास नलिका की चौड़ाई पुरुष में 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर होती है, और स्त्रियों में 2 सेंटीमीटर होती है। अगर इसकी हम संरचना की बात करें कि ये किस तरह की होती है, तो ये लगभग 12 से 20 तरुण अस्थियों से मिलकर बनी होती है, जो किस प्रकार के होते हैं, मंडलाकार होती है। आपस में जुड़कर ये एक नलिका का निर्माण करती है, अर्थात मंडल के आकार का यानी एक छल्ले के आकार की होती है। आपने अगर श्वास नलिका का फोटो देखा हो तो उसमें आपको दिखता है एक छल्ले के आकार, जैसे ऐसा लगता है कि कोई जमा रखी है, कोई छल्ले जमा रखे, तो उस तरीके की आपकी ट्रेकिया होती है। अर्थात ये किससे निर्मित होती है, लगभग 12 से 20 तरुण अस्थियों से निर्मित होती है। और इसकी अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें तो ये अंदर से रोमल श्लेष्मिक कला से निर्मित होती है। रोमल श्लेष्मिक कला यानी जब हमने उत्तक पढ़े थे, उत्तक में हमने एक रोमक उत्तक पढ़ा था, इसका मतलब ऐसी उत्तक जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। अर्थात ये किस जो ट्रेकिया होती है, श्वास नलिका होती है, वो भी एक रोमक उत्तक का प्रकार होती है। अर्थात ये अंदर से रोमिक श्लेष्मिक कला यानी कि ऐसी कला जिसके ऊपर क्या उपस्थित रहते हैं, छोटे छोटे रोम उपस्थित रहते हैं, जो प्रतिक्रिया स्वरूप प्राणवायु के अलावा अन्य किसी पदार्थ को प्रवेश नहीं करने देती। अर्थात इसमें इसका एक नेचर होता है कि ये केवल प्राणवायु को ही अपने अंदर प्रवेश करने देती है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ या धूल के कण वगैरह इसको अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। फिर आती है इसमें एक प्रधान श्वसनी, अर्थात श्वास नलिका जो होती है वो एक लंबी नलिका होती है, अर्थात इसमें एक प्रधान श्वसनी होती है। श्वास नलिका पांचवी कशेरुका के सामने दक्षिण तथा वाम प्रधान श्वसनी में विभक्त हो जाती है। अर्थात जब श्वास नलिका दोनों फुफ्फुस में जाने के लिए क्या करती है, वो 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वाम प्रधान श्वसनी और दक्षिण प्रधान श्वसनी। फिर आते हैं वायुकोश, अर्थात इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ वायुकोश पाए जाते हैं। अर्थात ये श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। अर्थात क्या होती है, ये क्रिया भी करती है और अपनी रचना भी करती है। यह सूक्ष्म श्वसनिकाओं से वायुकोश नलिका द्वारा जुड़ा रहता है। अर्थात वायुकोश जो होता है वो सूक्ष्म श्वसनिकाओं के द्वारा जुड़ा रहता है। ये गोलाकार होता है जिसका आकार लगभग 100 माइक्रोन यानी बहुत ही छोटा होता है। अर्थात इसका जो अगर शेप है, अगर इसके आकार की बात करें तो किस प्रकार का होता है, गोलाकार होता है, और इसका जो एक तरीके से इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। अर्थात 100 माइक्रोन यानी सबसे चींटी से भी एक तरीके से जो 100 माइक्रोन वाला जो आकार होता है वो इसका छोटा सा आकार होता है। इसकी संख्या लगभग 70 करोड़ होती है। इसकी लगभग कितनी होती है, लगभग 70 करोड़ के आसपास होती है। इसके बाहर ही धमनी केशिका तथा शिरा केशिका उपस्थित रहती है, जिसके द्वारा ये O2 और CO2 का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। अर्थात वायुकोश के पास में क्या रहती है, शिरा केशिकाएं भी रहती है और धमनी केशिकाएं भी रहती है, जो क्या करती है, CO2 का और O2 यानी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। तो इस तरीके की हमारी जो श्वास नलिका होती है वो इस तरीके से हमारे शरीर में स्थित रहती है और इस तरीके का वो काम करती है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।